अपने साथ 1, 2, 3, 4 नहीं कई सारे आईएएस, आईपीएस जो यूपीएससी सेलेक्ट करने वाले स्टूडेंट हैं, जिनको बहुत अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी के लिए एक इंस्पिरेशन है। और ये एक कोचिंग का कार्यक्रम है सिविल डेलीज, यहाँ से ये बच्चे पढ़े हुए हैं और आज इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो हमें मौका मिला है तो क्यों नहीं जा करके इन बच्चों से बात की जाए। और बहुत ही आपने बहुत सारी बातें सुन ली होगी, मैं ये बातचीत कुछ चीज़ों के इर्द गिर्द ही रखूँगा। जैसे पहली बातचीत मैं इस लाइन पे करूँगा कि जो बहुत सारे बच्चे मेंस क्लियर किए थे, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए, उनको क्या स्ट्रेटजी चेंज करनी है वो ये सारे बताएंगे, क्योंकि इन्होंने भी इस तरीके की परिस्थिति से गुजर चुके हैं। तो मैं सबका परिचय धीरे धीरे बता दूँ। ये कोमल है। कोमल, आपकी इस बार कौन सी रैंक है? सर 314। 314। आप राघव हैं? सर अपनी रैंक मत बताना सबको, ठीक है, क्योंकि फिर सब तुम्हारी तरफ देखने लग जाएंगे। रैंक 4 है तुम्हारी। ये मुजफ्फरपुर से हो आप? जी, मेरा नाम लक्ष्य अग्रवाल है और मेरी रैंक 164 है। राहुल शेखर रैंक 75। मैं गार्गी हूँ, मेरी रैंक 933 है। गार्गी जयपुर से है, लेकिन खुद को दिल्ली हाइट्स बताती है ना? ठीक है। हाँ जी। मैं निखिल हूँ, मेरी रैंक 615 है। निखिल जी आपको बताएंगे कि शादी के बाद आप कैसे यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रीतम कुमार है, मेरी रैंक 742 है। डॉक्टर प्रीतम कुमार आपको बताएंगे कि आपको जब भी लगे कि आप फेल हो गए हैं, हार गए हैं, तो हारना क्यों नहीं है। मेरा नाम दिव्या श्रीवास्तव है, मेरी रैंक 418 है। और दिव्या भी आपको उसी में ऐड करेंगी। सर मेरा नाम रोहित है, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा रैंक 607 है। मैं आपसे शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि शादी के बाद पढ़ना और यूपीएससी क्लियर करना आसान होता है क्या? सर यूपीएससी क्लियर करना तो ओवरऑल ही बहुत मुश्किल है, बट आई वुड से कि शादी इज़ नॉट अ बैरियर। मतलब शादी से बल्कि आपको वाइफ का सपोर्ट ही रहता है, जैसे मेरे केस में था। और हमें मतलब टाइम मैनेजमेंट करना है और स्मार्ट स्टडीज़ करना है, और वो एआई के एज में बहुत आसान भी है। जैसे मेंस के टाइम पे भी मैंने चैट जीपीटी, जेमिनी का बहुत यूज़ किया, इवन इंटरव्यू के टाइम पे। सो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो पहले आप 8-10 घंटे में करते थे, अपने नोट्स बनाते थे, वो नोट्स भी आप बहुत कंसाइज वे में यूजिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हो। तो मैंने स्मार्ट स्टडीज़ का वे लिया, एंड शादी के बाद भी इट्स ईजी। और मतलब आपकी गर्लफ्रेंड भी है, अगर जैसे लोग बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड मत बनाओ और यूपीएससी में सात्विक हो जाओ और साधु बन जाओ, तो मेरे ख्याल से वो नीडेड नहीं है। वो आप गर्लफ्रेंड है तो आप उसके साथ भी मतलब सिविल सर्विसेज आराम से निकाल सकते हो। वो आपके लिए एक रिफ्रेशिंग ही है कि उसके साथ आउटिंग पे 2 घंटे जाओ एंड देन कम बैक एंड स्टडी वेल, सो फोकस भी बढ़ता है। भाई जब ये बात बता रहे हैं तो इनकी पत्नी जी वहाँ खड़ी होकर के मुस्कुरा रही है। उधर जरा कैमरा दिखाओ, क्योंकि उनको भी बहुत गर्व है और वो फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हैं। आ जाइए, आप भी आ जाइए, जरा बता दीजिए कि आप क्या करती हैं, ये तो बताइए। I'm Deputy Manager Corporate Communications in Power Grid. So, yeah, he did a lot of hard work. I have seen him from last 3 years since we are together, married. So, the hard work he has put in for his dream, and today he got what he wanted. So, I'm very happy for him, and obviously our family is too very much proud for him. And what he did, because I've seen aspirants working so hard, putting all day and night, and having the family responsibilities. We have a young daughter, she's just a year old, so she brought so much luck to her father. So everything is good, everything is nice. The whole family is proud of him. So. आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक बार आप लोगों से दोस्तों, अब मैं जिस पे शुरू किया था उस पे आ जाता हूँ कि जिनका इस बार मेंस क्लियर हुआ और इंटरव्यू रह गया, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? उनको क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी स्ट्रेटजी में? आपसे ही शुरू करते हैं। यार लास्ट टाइम मेरा भी सेम कंडीशन था। 22 अप्रैल के दिन में आई वॉज फीलिंग डिजेक्टेड। मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आए थे कि यार ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन मैंने सर अगले ही दिन पढ़ने बैठ गया था प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। प्रीलिम्स वॉज वेरी क्लोज, कोल्ड हार्टेडली, ब्रोकन हार्ट के साथ आई स्टार्ट अगेन ऑन द टेबल। और फिर सर करता गया और मेंस का समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। अगर से आपका मेंस प्रिपेयर्ड है ना, प्रीलिम्स रुकता नहीं है जहाँ तक मेरे को लगती है। प्रीलिम्स बहुत कम चांस होगा अगर मेंस आपका कमांड होने के बावजूद रुक जाए तो। सो आई थिंक कीप वर्किंग ऑन योर मेंस साइमल्टेनियसली, और प्रीलिम्स के पास तो प्रीलिम्स ही करो, लेकिन सर बी कोल्ड हार्टेड एंड पढ़ो बैठ के। ज़्यादा ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होगा, आप खुद का ही नुकसान करेंगे। बट राघव एक बात बताओ, इस बार आपकी रैंक 4 आई है। रैंक 4 अपने आप में जैसे ही आता है तो एकदम चमकता हुआ दिखता है। इंटरव्यू में क्या डिफरेंस हुआ पिछली बार से और इस बार में? सर आई थिंक लास्ट टाइम मेरे एंड से ही कमी रही थी, जो मेरे को एवरेज मार्क्स आए थे।
इस बार आई इम्प्रूव माई बॉडी लैंग्वेज, आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। कितने नंबर का डिफरेंस हुआ पिछले और इस बार? 35 मार्क्स सर। ये कैसे किया, क्या स्ट्रेटजी से? यही बता रहा था सर कि लास्ट टाइम आई वॉज नर्वस काइंड ऑफ, क्वेश्चन सुन के मैं घबरा गया था, शेकिंग होने लग गई थी बॉडी में और चेहरे से वो कॉन्फिडेंस और कामनेस वाली चीज़ निकल गई थी। सो दिस टाइम आई मेड श्योर कि आई विल नॉट लेट दोज थिंग्स रिफ्लेक्ट ऑन माई बॉडी। और इस बार आई टॉक टू देम बाई लुकिंग इन देयर आइज। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इवन इफ दे वर स्ट्रेसिंग मी आउट। आई यूज टू मेंटेन माई कामनेस एंड आई यूज टू आंसर देम just on the merit of the question sir, though this is one thing I think I made the change this time sir. कोमल, अभी मैं आपको अंदर सुन रहा था जब बातचीत हो रही थी, तो कोमल का एक केबीसी फॉर्मूला है यूपीएससी इंटरव्यू क्रैक करने का। कोमल इस बार इनकी रैंक आई 314 आई है और इनको संभवतः आईपीएस मिलने के चांसेस है, आईपीएस आईआरएस कुछ मिल जाएगा। इनका केबीसी फॉर्मूला जान लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ कैरी। Sir, KBC formula basically means knowledge. I think that is the most important thing for interview as well as the all the stages of the exam. Second would be belief in yourself. That would reflect as confidence during the interview. And third would be calmness. You have to be calm throughout the interview because it is a part of non-verbal communication. And both verbal and non-verbal communication are important for the interview preparation. I think these are the three things that actually helped me improve my score by 51 marks in this attempt in the interview. So all the very best to you all. ये एक अलग से रील कट के वायरल होनी चाहिए। बच्चों को जो है केबीसी, कोमल का केबीसी फॉर्मूला यूपीएससी क्रैक करने का, कि पिछली बार और इस बार में आपके नंबर में कितने डिफरेंस? 51 मार्क्स से इम्प्रूवमेंट हुआ है इंटरव्यू मार्क्स में। लास्ट टाइम मेरे 165 थे और इस बार मेरे 216 मार्क्स हैं। अमेजिंग, काफ़ी बड़ा चेंज है। जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू मेरे लिए भी एक बहुत टेढ़ी खीर रही है एंड कोमल मैम की बात सुन करके काफ़ी मुझे इंस्पायरिंग फील हुआ कि आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव। या तो आई थिंक आई एग्री विद हर होल हार्टेडली कि जैसा कि राघव बता रहे थे कि 22 अप्रैल को मुझे भी बहुत झटका लगा था लास्ट ईयर, बट वही है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और केबीसी में बी आई थिंक मैं मानूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सेल्फ बिलीफ नहीं है तो कुछ शुरू ही नहीं होता। पहली कहानी वो होता है ना कि आप यदि आप खुद में भरोसा नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात होती है जो कि उम्मीद न हारने की, उसके एग्जाम्पल है। डॉक्टर साहब, जरा सा मैं एक बात बता रहा था यहाँ पे, जो उम्मीद ना हारने की। और दिव्या कहाँ चली गई? दिव्या की भी कहानी ऐसी। दिव्या, आप एक मिनट आइएगा। ये इन दो लोगों की बातें आप सुनिएगा और जो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं अभी उसको लेकर के यही जवाब दें। दिव्या, मैं आपसे शुरू करता हूँ फिर आप तक आऊँगा। एक बात बार बार कही जा रही है कि ये जो ट्राई अगेन का फॉर्मूला है और ये जो बच्चों में यूपीएससी क्रैक करने का भूत भर दिया जा रहा है, ये सही नहीं है। इसमें कोई एक आध बार होता है और ज़्यादातर नहीं हो पाते। इस पर आपका टेक क्या है? और जब ये जवाब दे रही होंगी तो मैं बता दूं कि इनका 6th अटेम्प्ट, इनका लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट में ये सेलेक्ट हुई है। सर, ट्राई एंड ट्राई का फॉर्मूला अगर ऊपर से इम्पोज्ड है तो वो गलत है, परंतु यदि हमारे दिल से आ रहा है, वो फिर कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट में भी बहुत सिर्फ 11 की टीम बनती है, फिर हर व्यक्ति क्यों ट्राई करता है। अगेन सेम चीज़ हर फील्ड में लागू होता है। तो अगर अंदर की मोटिवेशन कह रही है तो गो फॉर इट, अगर नहीं कह रही है प्लीज़ लीव इट। देयर आर अदर वेज टू सर्व द सोसाइटी, डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस यूथ ईयर्स। बट अगर अंदर की आग जल रही है, प्लीज़ उसको जो है और जला के रखें जब तक जो है आप धमाका ना कर दें। क्या बात है। ये रायबरेली की हैं दिव्या, और इनका आपके बारे में आपका लास्ट टाइम था। डॉक्टर साहब, आपका मैं नाम थोड़ा सा मिस कर गया। प्रीतम कुमार। डॉक्टर प्रीतम जो है ये डॉक्टर की पढ़ाई कर चुके हैं और इनकी कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है, इनका एक बार 1 नंबर से रह गया था और इस बार इन्होंने मतलब कितने साल आपको लगे ये यूपीएससी? 0.67 here. I missed the prelims cutoff by 0.67 marks in my second attempt. 0.6 That hurts and haunts both. Otherwise, maybe उससे पहले हो जाता तो I would have tried for better services. So life is that harsh, but accept it because there will be ups and downs. So that is also a part and parcel of life. सब आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं लातूर महाराष्ट्र से। लातूर से हो? वाह। तो क्या आप बताओ कि वो जो फॉर्मूले की जिसकी बात है, 1 नंबर से आपका रह गया था, थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में। हाँ सर, मैंने प्रिपरेशन 2017 में शुरू किया। 2017 में पहली मेंस दी, फिर 2020 में दूसरी मेंस दी, फिर ऑप्शनल चेंज कर दिया सर मैंने। पहले मेडिकल साइंसेस था, नंबर नहीं आ रहे थे तो मैंने ज्योग्राफी लिया, जो कि ऑप्शनल लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, मैं ये लूँगा।
फिर 2022 में जोग्राफ़ी लेके मेरा पहला इंटरव्यू कॉल आया सर, लेकिन 1 नंबर से रह गया फाइनल लिस्ट। फिर उसके बाद 2023 में फिर से रैंक नहीं आया। 2024 में सर प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया और अभी 2025 में लिस्ट में हूँ। सर मुझे जो ट्राई वाला फार्मूला जो है सर, मुझे लगता है जैसे मैं डॉक्टर हूँ सर, सोसाइटी को सर्व कर रहा हूँ पहले से ही, गाइडेंस के माध्यम से हो या हेल्थ अवेयरनेस जनरेशन के माध्यम से हो, लेकिन एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिल सके कि जिससे मैं ये और अच्छा कर सकूँ। तो ये जैसे मैम ने अभी बोला कि जो जल रहा है आगे, अगर चिंगारी है तो करते रहो, तो ये करना था सर, इसलिए मैं डटा रहा। और मुझे ऑनेस्ट एफर्ट्स अगर आपके हैं तो मुझे लगता है कि डटे रहना चाहिए। डिसिप्लिन, एफर्ट, सिंसेरिटी होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? सर माधवेंद्र प्रताप सिंह, कि इस बार कौन सी रैंक आई? 153। माधवेंद्र, एक बात बताओ, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे या दिव्या कह रही थी कि वो आपकी आग डिसाइड करती कि वो है या नहीं, लेकिन एक बार जो बार जब अभी जो बच्चे अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, मैं उनसे आप लोगों के लिए गाइडेंस, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए प्री के लिए खासकर? अब पहले से काफ़ी कुछ बदला है। सर मेरे हिसाब से प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे कम्प्लीटली नहीं निकल सकता है। प्रीलिम्स के लिए नॉलेज के अलावा आपको एक स्ट्रैटेजी और इंट्यूशन चाहिए होता है, और वो जो इंट्यूशन आता है ना, वो सर थोड़ा नंबर से आता है। तो ये पूरा गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी या नंबर है सर। तो मेरे हिसाब से ना आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिस पे आपको अगर थोड़ा सा इंट्यूशन आ रहा है कि क्वेश्चन सही हो सकता है कि गलत हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाइए, अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने पे फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। कम टेस्ट में अब प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला है। और एक और बात इंश्योर करनी चाहिए बच्चों को कि अगर आपका कट ऑफ से जस्ट 1 या 2 नंबर ऊपर आ रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि कम से कम आप 15 से 20 नंबर ऊपर जा पाएँ, क्योंकि बिल्कुल अनसर्टेनिटी हो गई है। लाइक अभी इसी साल मेरे दोस्त थे और बहुत सारे लोग थे जिनके वेल एंड अबव 5 या 10 नंबर्स ऊपर आ रहे थे कट ऑफ से, बट जब फाइनल लिस्ट आई उनका नहीं हुआ। सो कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो उस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए प्लीज़ टेक अ मार्जिन ऑफ 15 to 20 नंबर्स एटलीस्ट इन प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स में मैं बस यही कहूँगा कि आपको पढ़ना मेन से ज़्यादा पड़ेगा, बट प्रीलिम्स में आपको करना पड़ेगा और मेंस में लिखिए ज़्यादा। कुछ ऐड करेंगे इसमें? सर सोर्सेज लिमिटेड रखिए, PYQs ज़रूर से ज़रूर करें, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस नहीं रिपीट होंगे, बट इन इनडायरेक्ट फॉर्म में हमको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनका हम यूज़ करेंगे। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो इंट्यूशन डेवलप करना है, आपको पता होना चाहिए कौन से एरिया में आपके क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, कौन से एरिया में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जिस एरिया में गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, ये आपके बहुत सारे, जैसे सर ने भी बोला, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा। तो एरियाज़ अगर पता हो गए, सब चीज़ सॉर्ट आउट हो गया, तब उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। आपका 6 बार ट्राई किया आपने, 6 में से कितनी बार आपने प्री क्लियर किया था? सर मैंने 3 टाइम्स प्री क्लियर किया और एक बार मैं बता रही हूँ 0.67 वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। इंटरव्यू कितनी बार दिया? 3 टाइम्स। 3 टाइम इंटरव्यू थे। फिफ्थ अटेम्प्ट था ये। फिफ्थ अटेम्प्ट? यस सर, मेरा भी 5th अटेम्प्ट था। एंड प्रीलिम्स मेरा हर बार क्लियर हुआ है, मेंस मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ है, इंटरव्यू फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ। एक बार सर मेरा बस प्रीलिम्स नहीं हुआ था, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा CSAT पेपर अटका था। डिस्पाइट बीइंग कि मैं IIT खड़गपुर से ग्रेजुएट हूँ, मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, उसके बाद भी मैं एक बेसिक मैथ्स के पेपर में मेरा नहीं हुआ, और वो मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से था उस पेपर में। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी अच्छे बैकग्राउंड से भी हो, आप कोई डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, फिर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट बिकम कंफर्टेबल एट एनी स्टेज ऑफ दिस प्रिपरेशन। आपको हमेशा अपनी टोज़ पे रहना है, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। जो मेरे साथ हुआ, मैंने जो गलतियाँ करी इन 5 अटेम्प्ट्स में, लोग वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। एंड प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है हेल्प की, तो प्लीज़ हेल्प मांगिए। ज़्यादा ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। और प्लीज़ सिलेबस देखिए, रिस्क लेने से पहले प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। आपका अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो अगर आपके पास एक जॉब है तो उसको जॉब के साथ साथ तैयारी करने की कोशिश कीजिए, बजाय कि एक इंट्यूटिव डिसीजन लेके आपने जॉब छोड़ दी, जो मैंने करा था। वो मेरे ख्याल से मैं दूसरों को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आखिरी तक आते आते सर हो ये क्या था कि ये अच्छा ग्रेजुएशन होने के बाद भी जॉब सिक्योरिटी की बात आ गई थी। मैं आते आते ये सोचने लगा था कि आज के टाइम पे मेरी जॉब कहाँ लगेगी, आप सिविल सर्विसेज तो छोड़िए। सो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो बी प्रैक्टिकल, अपना बैकग्राउंड को देखिए। इफ़ यू आर, और अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है, टेक द रिस्क। जो ये फेलियर आए बैक टू बैक 5 बार, आपका तो डॉक्टर साहब 8वीं बार था ये, तो ये कई बार बहुत दबाव बनाता है, बहुत मानसिक रूप से आपको तोड़ता भी है। फिनेंशियल तो जो करता है वो करता ही, ऐसा होता है? यस सर, ज़रूर होता है। जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि जो मेहनत हम कर रहे हैं सच में रंग नहीं ला रही है, रैंक नहीं आ रहा है, तो मैं इस काबिल हूँ कि नहीं हूँ। तो वो सर वो मोमेंट होता है, वो क्षण होता है। तो मुझे लगता है उस मोमेंट में
कोई भी डिसीजन नहीं लेना है उस मोमेंट में। एक बार सर मोमेंट पास हो जाता है, फिर वो इंट्रोस्पेक्शन करने लगी, कहाँ गलती हुई है, क्या हुआ है, फिर अलग से स्ट्रेटेजाइज करेंगे और फिर से तैयारी करेंगे। सर ये हमेशा का स्ट्रेटेजी मेरा रहा है। लड़की के लिए तो और मुश्किल होगा कि उसको जो है घर से, मान लीजिए कि घर वाले सपोर्टिव हैं, तो आसपास के लोग आते जाते, आपके साथ की सहेलियां हैं वो कहीं जॉब करने लग गई, फिर उनसे तुलना की जाती है, एक बाइनरी खींची जाती है। 6 साल इंतज़ार करना और एकदम, और ये जब आपको पता हो कि ये दिस इज़ द लास्ट टाइम कि जब मैं हिट कर सकती हूँ, ये कैसा था? सर मैंने बताया जैसे कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव थे और मैं घर से बहुत दूर रह रही थी। मेरे पेरेंट्स रायबरेली में रहते, मैं यहाँ दिल्ली में ही अपनी पीएचडी कर रही थी, तो इसलिए मैंने उतना प्रेशर महसूस नहीं किया और मैं सोशल मीडिया वगैरह से बहुत दूर रही। बस सर थोड़ा अपना एटीट्यूड था कि समाज मुझे खिला पिला नहीं देगा, समाज मुझे पढ़ा लिखा नहीं देगा, तो समाज की मैं क्या सुनूं। बस मेरे पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते रहें तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ, सर ने जो बात बोली कि प्रैक्टिकल आप डिसीजन ज़रूर लीजिए, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं सही है प्लीज़ डू द जॉब, और फिर अगर बार बार ट्राई करना है तो अगर अंदर से आपकी कॉन्फिडेंस है और ऑनेस्टी है तभी आप करिए। इसमें यूथ ईयर्स मत वेस्ट करिए अगर आप अंदर से जो है अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी नहीं होते और रघुराम राजन जी नहीं होते अगर वो आईएएस में ही लगे होते, तो देयर आर वेरियस अदर वेज टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ये बात तो है कि अच्छा, इसमें लक फैक्टर कितना होता है? बहुत सर। आपको भी लगता होगा ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो आपके जैसा पढ़ने में तेज होंगे या आपके बराबर के मेरिटोरियस बेटर भी होंगे, उनका नहीं होता है। तो इसीलिए एक एग्ज़ाम जो है आपको डिफाइन नहीं कर सकता, यू नो योरसेल्फ बेटर, तो कीप दैट एटीट्यूड, और जो अच्छा है वो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो इट्स जस्ट दिस टू शैल पास, अगर ऐसा कुछ है, और आगे आप बढ़िए, कोई बात नहीं, हम आपका फिर से कहीं ना कहीं नाम देखेंगे। तो डू नॉट गेट डिसहर्टेंड बाय दिस, क्योंकि दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम और वो भी सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिविटी थोड़ी बहुत रहती है, लक भी काम करता है। तो बस यही है, इसको किसी को मैं नहीं डिफाइन करना है। इनकी बात से आप इत्तेफाक करते हैं? यस सर, और मुझे एक और आगे थोड़ा जाऊंगा, मुझे लगता है कि लक में गुड लक नहीं होता, बैड लक होता है। अगर नहीं हो रहा है तो बैड लक की वजह से, अगर हुआ है तो आपके मेहनत की वजह से, ऐसे मुझे लगता है सर। क्या बात है, ये बहुत महीन बात है। यस सर। सर मतलब लक की, जैसे आपने बोला कि सर और भी ज़्यादा मेधावी छात्र हैं हमसे जो कि मतलब कोशिश करते हैं और उनका नहीं हुआ है, तो सर लक का डेफिनेटली फैक्टर होता है, बट लक भी आपका तभी साथ देगा जब आप कॉन्फिडेंट हैं, और कॉन्फिडेंस आता तैयारी से। तो मैं अपना एक मतलब एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो असली इंटरव्यू के दौरान मेरे से एक सवाल पूछा गया था। तो उस सवाल, भ्रष्टाचार पे एक सवाल था, तो उस पर मैंने एक जवाब दिया था पीसी एक्ट 1988 पे। सो जब बोलने का बहुत ज़्यादा समय मिल रहा था, सो मैंने प्रोविजंस के बारे में कहा कि उसमें डेटरेंस थोड़ी कम है और बढ़ानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स के हिसाब से, बट मैं श्योर नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स कौन सी है। और आंसर देने के बाद तुरंत मेरे को रियलाइज़ हो गया कि अब अगर इन्होंने मेरे से पूछ लिया तब तो मैं फंस गया हूँ। तो लकीली उन मेंबर ने क्वेश्चन नहीं पूछा, बट नेक्स्ट मेंबर ने मेरे से उस पर काउंटर क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए कौन से प्रोविजंस के बारे में आप बात कर रहे हैं। सो अब मैं फंस गया था और मैंने 5 सेकंड का समय लिया सोचने का, और यहीं पे लक काम करा। जो चेयरपर्सन थे, उन्होंने उनको बोला कि आगे बढ़िए क्योंकि टाइम हो रहा है। सो वो क्वेश्चन स्किप हो गया। नाउ दिस इज लक। ये बात है कि मतलब यूपीएससी में इस तरीके से भी। बट मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा, मेंस जब आता है, प्री जो बहुत सारे क्लियर कर लेंगे, उनके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उनको किस तरीके से काम करना चाहिए? सर मेंस के लिए भी जो है हमें एक प्रॉपर वे में, एक तो पहले ये होता है कि कभी कभी हम कुछ पार्ट्स ऑफ सिलेबस, जितने मेंस बच्चों का नहीं निकलता है, मैंने देखा कुछ पार्ट्स ऑफ द सिलेबस ही वो छोड़ देते हैं। तो उस पार्ट ऑफ द सिलेबस, चाहे वो कितना ही छोटा हो, उस पे हर टॉपिक पे अगर आपके पास नोट्स हैं, प्रॉपर नोट्स हैं विद डेटा, रिपोर्ट्स, कमिटी रिपोर्ट्स, एवरीथिंग, और उसी को अगर बार बार रिवाइज कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो मेंस उतना डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। और प्लस सर एसए के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत छोटी सी बात है, अगर ग्रामेटिकल एरर्स आपसे होते हैं, आप बहुत स्मॉल टाउन से हैं, तो प्लीज़ उनको इम्प्रूव करिए, क्योंकि ऐसे में वो नंबर खा जाएगा आपके। तो ये मेरी टिप है। ये रायबरेली से हैं, इसलिए इन्होंने स्मॉल टाउन का जिक्र अलग से कर दिया कि आपको बहुत। मैं फेस कर चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, और मैंने अपने ग्रामर पे बहुत काम किया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज अपने को आना थोड़ी सी मुश्किल है, तो वो लैंग्वेज हमको न्यूज़पेपर से सीखनी पड़ेगी और कमेटी रिपोर्ट से सीखनी पड़ेगी। तो ये टियर 1 सिटीज़ के लिए ईजी होगा, बट हमारे लिए माइन्यूट चीज़ें भी बहुत डिफरेंस करती हैं। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, इसमें कुछ ऐड करें?
सर मेंस के बारे में मुझे ये लगता है कि वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन एनालिसिस होना चाहिए, जो कि हमारे मेंटर्स वगैरह इसमें हमें मदद करेंगे। अगर आप 12 जैसे ये कोचिंग है सिविल डेलीज, इस तरह की कोचिंग से आप लोग को मदद मिलती है? यस सर, मेरा जैसे मैंने बोला कि स्पैन ऑफ प्रिपरेशन बहुत लंबा था, तो जितने भी कोचिंग्स मार्केट में है सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम कर चुके हैं, तो एज अ गाइड सर इनका ज़रूर हमें फ़ायदा है। बट एक बार बताओ यार, जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे कोचिंग आप लोगों को क्लेम करते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? सर वो मेरे ख्याल से इसलिए होता है सर, पहली बात तो बिज़नेस है सर, मतलब ये एक इंडस्ट्री है बहुत बड़ी। सो इंडस्ट्री में सर जो दिखता है वही बिकता है। तो सर अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स दिखेंगे किसी एक कोचिंग में तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे आएंगे। ऐसा होता है क्या कि प्री कहीं से किया हो तो वो भी क्लेम करे, प्री की तैयारी वाला, मेंस की तैयारी वाला, इंटरव्यू के लिए अलग अलग, ऐसा भी होता है क्या? ये सर कोचिंग्स क्लेम करती हैं, जैसे अगर इंटरव्यू के लिए किसी ने गाइड किया है तो इंटरव्यू के लिए क्लेम करते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप क्लेम कर भी रहे ना तो पूरा प्रॉपर लिखिए कि आपने इंटरव्यू के लिए उनको गाइड किया है। आप ये मत लिखिए कि बस उनका नाम आपने लिख दिया और आप बोल रहे हैं कि पूरी कोचिंग ही उन्होंने वहाँ से ली है, जिसके रिलेटेड अभी CCPF फाइन्स भी लगा रही है एक्चुअली कोचिंग्स पे। सो आई थिंक दिस अब लिखना पड़ता है ना शायद? लिखना पड़ता है सर कि एग्जैक्टली कौन से कोर्स में आप एनरोल्ड थे और एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ नेसेसरी सर। है ना? आपने यहाँ से क्या किया? सर मैं यहाँ पे इंटरव्यू में आई थी और वहाँ पे सर लोगों ने बहुत गाइडेंस दी थी मुझे, और बस यही है। और आपका क्या था यहाँ से? सर मैंने स्मैश मेंस का कोर्स लिया था इनका मेंस की तैयारी के लिए, एंड देन मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी लिया था। मेंस वाले पे जो बात कर रहे थे कि हम डॉक्टर साहब ने बोला, इन्होंने आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना होगा, जो मेंस लिखते हैं उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? सर मेरे लिए तो मेन सर एक अनब्रेकेबल वॉल की तरह थी, मेरे से टूट ही नहीं रही थी। तो 4th अटेम्प्ट में मेरी बात यही हो रही थी सर से, सर ये दीवार टूट ही नहीं रही है मेरे से, मेरे को लगता नहीं है अब हो पाएगा। तो सर इतनी गलतियों के बाद मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। प्लीज़ सिलेबस पे ध्यान दीजिए। हर सिलेबस का एक जो टॉपिक है, हर टॉपिक को लेके आपके पास आधे पेज का भी अगर कंटेंट है ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। जो भी क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से रिलेटेड, आप एटलीस्ट वो बेसिक कंटेंट उसमें लिखिए। दूसरी बात, आप प्रैक्टिस ऐसे करिए कि यू हैव टू फिनिश 20 क्वेश्चंस। आप 20 में से एक क्वेश्चन भी छोड़ेंगे तो आपका मार्जिन ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा डिफीट होने का। और तीसरी बात ये कि फीडबैक्स पे काम करिए। आप जहाँ किसी से भी हेल्प ले रहे हैं या फिर टॉपर्स कॉपी देख रहे हैं, टॉपर्स कॉपी से देखिए, उनसे अपने आंसरों की तुलना कीजिए कि वो क्यों नंबर पा रहे हैं और आप क्यों नंबर नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत क्विकेस्ट वे है लर्न करने का। आप 6 से 7 महीने में बहुत आसानी से सीख सकते हैं घर पे बैठे बैठे, अगर आप कोचिंग नहीं भी करना चाहते हैं तो। क्या बात है। आपका इस बार आपका क्या नाम है? 07 रोहित नाम है। आप कहाँ से हो रोहित? मैं दिल्ली से हूँ जी। रोहित, ये जो मेंस लिखने के लिए कह रहे थे, मतलब मेंस सबसे मतलब मेन एंट्रेंस का द्वार वही है, जब तक उसको पार नहीं करोगे तब तक इंटरव्यू नहीं जाओगे। और इस बार बहुत सारे लोगों का मेंस में नहीं हुआ, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर मेरा तो एक्चुअली अभी मार्कशीट 735 मार्क्स आया है, तो अभी मेरा बेसिकली मार्क्स इतना ज़्यादा भी नहीं है मीन्स में, तो आई माइट नॉट बी वो डिस्क्लेमर है कि आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू गाइड कम्प्लीटली। बट मेरा पर्सनल जर्नी जैसे 70 मार्क्स का इंप्रूवमेंट जो है, वो जो 2-3 चीज़ें थी। एक तो नंबर 1, लास्ट ईयर मेरे पास जैसे इन्होंने बोला कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स ही नहीं थे, तो इस ईयर मैंने क्लासेस देखा, जो भी अपने नोट्स बनाया तो नोट्स रेडी थे। बेसिकली प्रीलिम्स के बाद जो आपको 3 महीने का या 2.5 महीने का समय मिलता है, उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना है कि लिखना कैसे होता है। इट्स लाइक स्ट्रैटेजी, राइट? अगर आपने स्ट्रैटेजी उस टाइम पे बनाने बैठोगे तो बहुत लेट हो जाओगे। अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो पहले स्ट्रैटेजी बना लीजिए बैठ के पीछे, फिर उसको एग्जीक्यूट करिए। तो एक नंबर 1 स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए। दूसरा चीज़, आप ये ध्यान रखिए कि आप बेसिक चीज़ें गलती नहीं कर रहे हैं। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, कभी कभी आप रैंक 1 बनने के चक्कर में लिस्ट से बाहर हो जाएंगे कि आप कुछ नया ही तरीका ट्राई कर रहे हैं। तो जैसे इन्होंने बोला कि काफ़ी सारा रैंक का कॉपीज आप देख सकते हो, लोगों से ही बात कर सकते हो, जो वो बेसिक चीज़ें कर रहे हैं एटलीस्ट वो आप रखिए। फिर बाकी बहुत अलग अलग चीज़, प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, आई थिंक वो सब काफ़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज आपको सिखा देते हैं। बट मेरे लिए तो 2 चीज़ें रहेगा, आप स्ट्रैटेजी बना के रखिए, नोट्स बना के रखिए, प्रैक्टिस करिए, और दूसरा चीज़ आप क्या कहते हैं, इंश्योर करिए कि आप बेसिक गलतियाँ ना करें। तो ये हमने बच्चों से बात की जो स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, और ये लोग सारे लगभग किसी न किसी तरीके से सिविल डेली IAS जो एकेडमी ये पढ़ाती है, बच्चों को तैयारी कराती है, वहाँ पे ये लोग सीखने आते हैं। जो स्टूडेंट जो रैंकर्स हैं उनसे तो बात कर ली, जो टीचर हैं जिन्होंने उनको मेंटोर किया उनसे भी बात कर लेते हैं। सर अपना परिचय थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम अरविंद है। और आप? मेरा नाम शुभम है। देखो, ये जो बच्चे आपके सेलेक्ट हो गए, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं मेहनत की होगी और उस तरीके से। अब मैं ये चाहूँगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप बताओ कि प्री की तैयारी के लिए कैसे क्या करना होगा उन्हें। प्री के लिए तो सर बता पाएंगे आपको। सी प्री
जैसे 3 स्टेजेस एग्ज़ाम के होते हैं, ठीक है। तो सबसे अनप्रिडिक्टेबल अभी प्रेजेंटली जो है वो प्रीलिम्स ही है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी में जैसे द थिंग इज देयर आर 100 क्वेश्चंस और जो 40 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, दीज आर वेरी अनसर्टन, आपको पता नहीं है कि वो कहाँ से आने वाले हैं। तो द मेजर मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज दे रन आफ्टर दीज 40 क्वेश्चंस, कि वो ढूंढते रहते हैं कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, या फिर लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, एंड दे रन आफ्टर दो सोर्सेज। और जो 60 क्वेश्चंस आपके हैं वो इग्नोर करते हैं। अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 200 कट ऑफ इज ओनली 92, दैट मीन्स कट ऑफ इज ओनली अबाउट 46%, ठीक है। तो आपको यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग, ऑल यू नीड टू नो इज फाइंड द एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर सर्टन। जैसे अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उससे आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले ही हैं। तो एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, यू फोकस अपॉन दिस सर्टेनिटी। तो जो आपका स्टैटिक है उसको आप इतने अच्छे से कंसोलिडेट करो वेयर यू आर एबल टू मेंटेन 90% ऑफ द एक्यूरेसी रेट। और इस स्ट्रेटजी को आप जब फॉलो करोगे तभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, रादर देन रनिंग आफ्टर द अनसर्टन थिंग्स। आप सर मेंस के बारे में थोड़ा एग्जैक्टली हाँ, मैं मेंस में अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ। और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल है प्रीलिम से, बट लॉट ऑफ रैंकर्स जो आते हैं दे यूज़ PYQs एंड एवरीथिंग, बट कैसे यूज़ करना है दे डोंट नो। उनके बीच में नुआंस पता करना, उनके बीच में गैप फाइंड करना, दिस इज़ माई हुआ कि मैं उनके गैप फाइंड कर पाऊँ और उनको एग्जैक्टली बता पाऊँ कि ये गैप है, इसमें इंप्रूव करो। नाउ मेंस का एग्ज़ाम इज़ आंसर राइटिंग, लिखना आना चाहिए तब एग्ज़ाम निकलेगा। इट डज नॉट मैटर कि आपको कितना नॉलेज है आपके पास। तो मेरा जो काम है वो यही है कि मैं उनके नॉलेज को कैसे कन्वर्ट करके रिटन वर्ड्स में ला पाऊँ, जिससे जो UPSC में जिस तरीके की कॉपी चेकिंग होती है उस तरीके की कॉपी बना पाऊँ ताकि उसको मार्क्स वैसे मिल पाएँ। सो मैंने इस बार काफ़ी लोगों को हेल्प किया है। अभी रैंक 75 को आपने देखा तो वो 242 था लास्ट ईयर, अब इस बार 75 लाया है। अनिकेत है 48 रैंक, 857 था लास्ट ईयर, एंड द लॉट ऑफ अदर गाइज, रोहित हो गया। सो आई हैव हेल्प दीज पीपल नुआंस बेसिस पे हमने काम किया उनके साथ, उनकी कॉपीज़ को काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है, किस तरीके से इंट्रोडक्शन क्राफ्ट होना चाहिए, बॉडी में पॉइंट कैसे जनरेट करना चाहिए, उसके फ्रेमवर्क्स क्या हैं, साइंटिफिक तरीके से हम गए। आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं पूरी आंसर राइटिंग सिखाता हूँ। आंसर हाँ, मैं और आप? यस, मैं भी पूरी आंसर राइटिंग सिखाता हूँ। प्रोग्राम के को-हेड मेरे साथ, हम दोनों ने ही हेल्प। आपकी कोचिंग का हाँ, ये सिविल जली हमारी कोचिंग है। और बट एक बात बताओ मुझे, अब लास्ट में आप लोग ये बताओ इंटरव्यू के लिए क्या है होते हैं? सो इंटरव्यू के लिए जैसे हमारे यहाँ क्या है कि स्पेसिफिक सारी चीज़ें हैं। प्रीलिम्स के लिए हमारे अलग प्रोग्राम हेड्स हैं, मेंस के लिए अलग प्रोग्राम हेड्स हैं और इंटरव्यू के लिए अलग प्रोग्राम हेड्स हैं। तो इंटरव्यू के लिए हमारे पास साकेत सर हैं, ही गाइड द स्टूडेंट कैसे कम शब्दों में अपने आप को आर्टिकुलेट करके इंटरव्यूअर बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना है अपने आप को। वो सारी चीज़ें किस तरीके से क्राफ्ट होंगी, उसका बिहाइंड द सीन्स कैसा होता है, किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो बताते हैं। एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न ना, सो अगेन जैसे प्रीलिम्स और मेंस में भी पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, सेम थिंग इज हैपनिंग इन द UPSC। अगर इन द इंटरव्यू अगर आप पहले देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स उनको सजेस्ट किया जाता था कि आप बैलेंस स्टैंड लो, आप क्लियर कोई ओपिनियन मत दो, यू ट्राई टू बैलेंस द थिंग्स आउट सो दैट कि आपको अच्छे मार्क्स आए। बट अभी इन रिसेंट ईयर्स द पैटर्न दैट वी हैव ऑब्जर्व, द पर्सन्स गिविंग द टेक्निकल आंसर्स, कि जो काफ़ी उनके फील्ड के हिसाब से आंसर्स देते हैं, या फिर दोज हु आर हैविंग द क्लियर ओपिनियंस, जो ब्लैक एंड वाइट में बात करते हैं। सो UPSC इज़ मोर अप्रिशिएटिंग दोज रादर देन द टिपिकल बाबू माइंडसेट वाले आंसर्स, कि जिसमें आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट इज़ द वन थिंग विच हैज़ चेंज्ड इन द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। ये जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? इट इज़ आई बिलीव कि व्हाट वी हैव डिस्कस, हिंदी इंग्लिश चलेगा? आप जिस भाषा में बताना चाहें बताएं, बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। आप वैसे यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं? आई एम हेडिंग द मेंटोरशिप टीम। अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम नाम का हमारा एक कोर्स है जो लगभग फाउंडेशन काइंड है, बट इट इज़ मोर एडवांस लेवल, कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों को ट्रैक करते हैं ऑन वीकली बेसिस, एज वेल एज उनका एक असेसमेंट करते हैं। तो अवर बेस मंत्रा इज़ फॉल्ट फाइंड करना एंड कोर्स को करेक्ट करना, ये हमारा काम होता है। सो बेसिकली फॉल्ट फाइंडिंग, कोर्स करेक्शन, इस हिसाब से हम चलते हैं सर। और मैं उसका मेंटरशिप हेड हूँ, तो मैं उस कैसा इस बार आप लोग? बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। टोटल 16 स्टूडेंट क्वालिफाइड दिस स्टेज ऑफ फाइनल सिलेक्शन,
एंड आउट ऑफ 32 स्टूडेंट ये सारे बच्चे आपके गाइडेंस में रहे या फिर कुछ इंटरव्यूज के लिए भी आते हैं कुछ अलग? नहीं, जो सारे बच्चे आए थे इसमें मैक्सिमम बच्चे हमारे इंटरव्यू के तो बहुत ही कम है, मतलब निग्लिजेंस है, हम उसको ज़्यादा नहीं तवज्जो करते। मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट ये ईयरली बेसिस के स्टूडेंट थे कि जो इधर हमारे स्मैश मेंस की टेस्ट सीरीज ले रखे हैं या यूएपी के स्टूडेंट है जो फुल ईयर कोर्स चलता है, 1.5 साल का कोर्स चलता है। तो सर हमारा जो मंत्र है, जो मैं समझता हूँ कि बाकी बच्चे की जो भटकते हैं, तो मेरा एक उसमें ये उपदेश रहेगा कि बच्चे ना भटकने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, प्रोसेस चाहिए। तो what I firmly understand or what I can firmly tell you is कि it's all about system or the process to which the student shall be attached. ठीक है? Because it's been 10 years to me in this process, in this service. I am doing a job, this mentorship job since 2016. Right now I'm heading this mentorship vertical across India as well as heading the Pune branch. We are having the branch at Pune, sir. I'm heading that Pune branch as well and heading this mentorship vertical across India. तो इस दोनों में मैंने एक चीज़ देखी है 10 सालों में कि जैसे दिव्या श्रीवास्तव आ रखी थी, लास्ट अटेम्प्ट था, शी वॉज माई 2019 स्टूडेंट, शी गॉट सेलेक्टेड दिस ईयर, ठीक है, फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ। सो द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू विच द स्टूडेंट जनरली नॉट अटैच। एंड जो मार्केट में मेंटरशिप चलती है वो हमसे क्यों अलग है, ये मैं कहना चाहूँगा कि जो मार्केट में मेंटरशिप चलती है उसमें हो सकता है मेंटर अपने आप से अपने हिसाब से कुछ भी बोले जा रहा है कि एक मेंटर अपने हिसाब से वो गाइडेंस देते जा रहा है, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं फील हो रही है। हमारी पूरी मेंटरशिप एक सेंट्रल आइडिया के हिसाब से चलती है, उसमें एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको वीकली टारगेट दिए जाएंगे, then you have to have the assessment that should be followed, that should be taken care by the mentor, then weekly assessment and वो micro themes के हिसाब से होगा। micro theme is nothing but a repetitive themes of PYQ। तो micro theme के हिसाब से टारगेट एलोकेट होगा, then assessment किया जाएगा, उस micro theme के बाद आपको टेस्ट दी जाएगी, you have to solve that test and that test will be discussed one-on-one with the mentor। so it's micro theme, milestone, micro theme, post test discussion एंड दैट विल रिजल्ट इनटू अ सक्सेस। सो ये प्रोसेस बहुत ही एयर टाइट हम लोगों ने बनाई है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको 7 डेज में कॉल नहीं जा रही है। अगर हमारे पास AI है अभी तो हम AI से तुरंत ही उसको पकड़ लेते हैं, उसको घोस्ट कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हैं। घोस्ट इज समथिंग कैटेगरी कि आप हमारे कनेक्ट। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण गर्जे। प्रवीण सर ने पूरी अपनी कोचिंग का पूरा प्रोग्राम अच्छा कायदे से जो है प्रमोट कर दिया। लेकिन आपने अच्छी बात बताई कि कैसे आप लोग गाइड करते हो। और मैं यहाँ पे आया था इस कार्यक्रम में, मुझे बोलने के लिए बुलाया था, तो मुझे लगा कि इतने सारे टॉपर्स और टीचर्स एक जगह पे हैं, इतने सारे स्टूडेंट, तो क्यों ना बात कर ली जाए। और कुछ लोग कह सकते हैं कि आप कोचिंग को प्रमोट कर रहे हो, तो हम कोई पान मसाला प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम कोई सट्टेबाजी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और ये तो पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने वाली चीज़ों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन सर आप लोग ने अच्छा रिजल्ट दिया और बहुत सारे बच्चों को मिला। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।